नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। केंद्र सरकार इस बात का क्रेडिट लेने को बस तैयार ही थी कि शनिवार को हुए पठानकोट के आतंकी हमले का जवाब बहुत ही समन्वित तरीके से दिया गया कि रविवार की सुबह यह दावा तार-तार हो गया। पता चला कि 2 और आतंकवादी तब भी वहां डटे हुए हैं और तब तक एनएसजी के एक कमांडो शहीद हो चुके थे और उनके कई सहयोगी जख्मी थे। वाकई रविवार की सुबह ने कई परतें खोली। आतंकवादी हमले की जानकारी 1 जनवरी की सुबह से मौजूद थी। ये जानकारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को थी और सुरक्षा से जुड़े महकमों को भी थी। अब सवाल पूरे ऑपरेशन को लेकर उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हालांकि रविवार की शाम और फिर आज सुबह रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव के साथ बैठक कर आतंकवादी हमले पर चर्चा की है। ये कल से आज में प्रधानमंत्री की दूसरी बैठक है। अब ये इंतजार हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री की पाकिस्तान नीति में पठानकोट के बाद कोई बदलाव होगा या नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान की विदेश सचिव वार्ता रद्द हो सकती है। 15 जनवरी को होनी है विदेश सचिव की ये वार्ता। पठानकोट ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही होगा अब ये फैसला। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मिले तो बातचीत रद्द हो सकती है। 60 घंटों तक चले ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मारे गए। मिल रही जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर से पहले ही घुसे थे कुछ आतंकी, यानी टेरर अलर्ट से पहले ही घुस गए थे आतंकी। आतंकियों के कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ है कि इसी से आतंकियों के 2 गुट में होने की बात भी सामने आ रही है। आतंकियों के पास AK-47 और मोर्टार लॉन्चर थे। सवाल ये है कि क्या एयरबेस में पहले ही पहुंच गए थे ये सारे हथियार? क्या हथियार पहुंचाने के लिए तस्करों की मदद ली गई? एसपी कोका ड्राइवर के फोन से आतंकियों ने की थी बात। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ यहाँ पर है। चलते हैं सीधे उनके पास। संबित पात्रा, संजय निरुपम, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद और साथ ही अंबर सेन, पूर्व विशेष सचिव है रॉ के, हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा, अगर मैं आपसे शुरू करूं, इतना लंबा ऑपरेशन, 60 घंटों का ऑपरेशन, और उसके बाद सुरक्षा बलों को इस पूरे ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की है। वाकई क्या ये कामयाबी है? इसे कहा जा सकता है कि ये हम कामयाब हुए हैं इस ऑपरेशन में, या फिर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से चूक रही? 2 चीज़ें हैं। पहली बात है, मैं सुबह से जहां भी इस विषय को लेकर डिबेट में जा रहा हूं, कई बार ये संशय उठाया गया कि इतना लंबा ऑपरेशन चल रहा है तो क्या कहीं गड़बड़ी है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं, वैसे शंकर प्रसाद जी बैठे हैं, वो बेहतर बताएंगे कि जो ऑपरेशन की लंबाई से कभी ऑपरेशन की सफलता को आंका नहीं जाता है, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। आप देखिए, आप भी जानती हैं, आपने काफी कवरेज किया है। जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशन, जो छोटे ऑपरेशन होते हैं, वो 90-90, 100-100 घंटे के भी होते हैं, मगर उसको इस प्रकार देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल में GD बख्शी जी ने सही कहा, हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़ी कायम करना है कि 5 घंटे में हमें बिल्कुल फुल प्रूफ संबित पात्रा, ये सवाल तब बनता है जब ये बात सामने आ रही है कि इंटेलिजेंस की जानकारी थी या फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस ये था कि आतंकवादी ऐसी कुछ वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उसके बावजूद वो 15 किलोमीटर अंदर तक आ गए, एयरफोर्स के बेस में घुस गए। हमारे इतने सारे जवान शहीद हुए हैं, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इसलिए सवाल बनता है। नहीं, ठीक है, सवाल पूछना आपका अधिकार भी है। आप देखिए, जहां तक मुख्य उद्देश्य आतंकवादियों का है, हर कोई जानता है कि मुख्य उद्देश्य था नंबर 1 कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जो वहां मिग विमान है, बाकी दूसरे एसेट्स हैं, उनको ध्वस्त कर देना, एयर बेस जो है उसको एक तरह से बंधक बना लेना और हॉस्टेज क्राइसिस क्रिएट करना, जैसा कि 26/11 में उन्होंने किया, जैसा कि पहले आतंकवादी हमले में पूरे विश्व में वो कर रहे हैं। ये दोनों चीज नहीं हो पाया, हॉस्टेज क्राइसिस भी नहीं हो पाया और ना हमारे एसेट्स डिस्ट्रॉय हो पाए। इसलिए इसे एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के रूप में देखना चाहिए। इंटेलिजेंस फीड सबसे जबरदस्त था, इंपेकेबल था, स्पेसिफिक था, ये तो एक्सपर्ट्स बोल ही रहे हैं। प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी लिए गए। एनएसजी एक दिन पहले से ही पहुंच गई थी, आप जानते हैं। जो आसपास के सिविलियन दुकान इत्यादि थे, उनको एक दिन पहले ही, अर्थात शाम को 4 बजे ही बंद कर दिए गए थे। ये सारी चीजें हुई थी।
हाँ, हो सकता है 2 आतंकवादी पहले से हो, मैं नहीं जानता। यह विषय कॉम्बैट ऑपरेशन समाप्त होने के बाद जरूर माइक्रोस्कोपिक प्रेसिशन के साथ सरकार देखेगी और जो भी शिक्षा लिया जा सकेगा सरकार अवश्य लेगी। मगर बाय एंड लार्ज मैं कहूंगा कि ये जो ऑपरेशन रहा है ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए हैं। हाँ, आपने ठीक कहा, एक भी अगर हमारा जवान शहीद नहीं होता, कोई भी घायल नहीं होता, तो वो एक उचित परिस्थिति होती, वो एक अच्छी बात होती। दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए, उनको मैं नमन भी करता हूं। संजय निरुपम, जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं उससे जोड़कर अब मैं जो सवाल पूछ रही हूं आपसे, क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद ऐसे माहौल में सरकार से सवाल या फिर प्रधानमंत्री से सवाल कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि वो पाकिस्तान गए थे एक हफ्ते पहले, सिर्फ इसीलिए विरोध हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सरकार से तो सवाल पूछना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो मुझे 2-3 बातें कहनी है। पहली बात ये कि जो हमारे 6 जवान शहीद हुए, सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। ऑपरेशन कामयाब हुआ और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं सेना के जवानों को और एनएसजी को देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस का इनपुट था। इस इनपुट के बावजूद अगर आतंकवादी अंदर घुसते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में खामियां थीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से वो आए थे, ऐसा दिख रहा है, एलओसी से नहीं आए थे। तो इंटरनेशनल बॉर्डर से कैसे घुस पाए इसका भी पता लगाने की आवश्यकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार में बैठे जो तमाम मंत्रीगण हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन अभी चल रहा है और वो बार बार बयान दे रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म हो गया, कितने हमारे जवान शहीद हुए इस बारे में भी उनके पास क्लियर कट जानकारी नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक व्याप्त कंफ्यूजन दिखता है। आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों इतना व्याकुल हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ता सुधारने के लिए। 26/11 के बाद पाकिस्तान को हम लोगों ने आइसोलेट किया था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम सबूत हमने इकट्ठा करके दिए थे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी को मैं देखता हूं, अभी जो लाहौर गए, इससे पहले भी लाहौर गए थे एक प्रधानमंत्री बस से, उसके बाद कारगिल हुआ था। इस बार प्रधानमंत्री बर्थडे विश करने गए हैं और तोहफा देके आए और पठानकोट हो गया। तो प्रधानमंत्री जब लाहौर गए थे नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए, उनके बच्चों की शादी में, तो क्या उनके पास किसी प्रकार का कोई आश्वासन था? किस आधार पर गए थे? आखिरकार पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और दुश्मन देश है और उस दुश्मन देश से हमारी सेना के जवान लड़ रहे हैं, अनवरत लड़ाई जारी है। और उसमें उस माहौल में प्रधानमंत्री का एक वहां से अफगानिस्तान से निकलते निकलते एक वहां उतर जाना बीच में और बर्थडे की बधाई देकर निकल जाना, मुझे लगता है कि सेना के जवानों को भी कहीं ना कहीं उनका मनोबल को प्रभावित करता है। अभी इस घटना को हुए 3 दिन हो गए हैं, सरकार की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान को दोष दिया जाए, जबकि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी संगठन है वो इसकी जवाबदारी ले रही है। सरकार आखिर क्यों छुपी हुई है? सरकार चुपचाप क्यों है? 3 जो प्रमुख मंत्री हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये तीनों कहीं किनारे बैठे हुए और वित्त मंत्री बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। आखिर ये तीनों मंत्रियों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? जब मुंबई में इतना बड़ा हमला हुआ था तो सरकार के प्रतिनिधि तत्काल वहां पहुंच गए थे। आज 3 दिन हो गए, सरकार की तरफ से कोई पठानकोट भी नहीं गया है। खुद नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब वो जब ऑपरेशन चल रहा था तब वो मुंबई पहुंच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। और आज प्रधानमंत्री जब ऑपरेशन चल रहा है तो योगा के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। सीसीएस की मीटिंग होने में कितना विलंब हुआ? तो कहीं ना कहीं सरकार एकदम से निष्क्रिय, रिकॉर्ड कायम करने की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए? मैं भी नहीं कह रहा हूँ, मैं भी ऑपरेशन की लंबाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर दे सकता हूं। सीता जी, जो प्रश्न मेरा वो विषय नहीं है। ऑपरेशन कितना लंबा होगा ये सेना के जवानों के ऊपर निर्भर करता है और वहां की परिस्थितियां क्या, अगर संजय जी का समाप्त हो गया, लंबा हो छोटा हो, हमारा विषय नहीं। चलिए संबित, आपका जवाब। हाँ, नहीं, ऑपरेशन के संदर्भ में मैं जरा अपनी बात स्पष्ट कर दूं, ऑपरेशन कितना लंबा होगा जी मैं जवाब दे सकता हूं या सिर्फ संजय जी का ही यहाँ चुनावी रैली होगा? कॉन्टेक्स्ट में संजय नहीं पूछ रही थी जी, संबित। हाँ, इस तरह नंबर 1 संजय जी ने कहा कि सरकार को, ये कोई चुनावी रैली नहीं है। देश के ऊपर इतना बड़ा हमला कौन हुआ करता है? संजय जी पूरा विश्व जानता है, मुझे आप जवाब देने दीजिए। पहले आप बदतमीजी सीता जी, आप एंकर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने गेस्ट को कंट्रोल करके मुझे बोलने दें या तो फिर आप निर्णय करिए। बाकी पैनल में भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास भी मुझे जाना है। संबित, आपका छोटा सा जवाब। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मैं छोटा सा जवाब नहीं दे सकता सीता, आप डिबेट को कंट्रोल कर सकती हैं तो डिबेट करिए। आप अगर डिबेट को कंट्रोल नहीं कर सकती तो हाथ खड़े कर दीजिए। जिम्मेदारी के साथ बात किया करिए। निरुपम, अगर सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता बन के आए, आप अगर संजय निरुपम को कंट्रोल नहीं कर सकती है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ लड़ाई करने की।
बोलिए। हाँ, नहीं ये इस प्रकार से नहीं चलेगा सिक्ता जी, आप लोग कंट्रोल से डिबेट करिया करिए। नंबर 1, देखिए पहला सवाल जो संजय निरुपम जी ने पूछा कि सरकार बयान क्यों नहीं दे रही है, कितने लोग मरे, कब ऑपरेशन खत्म हुआ, मंत्री बयान नहीं दे रहे हैं। आपको याद है इनका एक मंत्री था जो कपड़े बदल बदल के बयान दे रहा था, आपको याद है वो मंत्री 3 बार जब आतंकवादी हमले हुआ था लाल पीला हरा नीला पहन पहन के बयान दे रहा था, वो याद है। एक मंत्री याद है 26/11 के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए संघ का नाम ले रहा था। हमारे ऐसे मंत्री नहीं है जो कपड़े बदल बदल के बयान देते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री 26/11 में तो पहले पहुंच गए थे वहां हमारे मंत्री, मगर यहां क्यों नहीं पहुंचे पठानकोट में। मैं याद दिलाऊं, इनका एक मुख्यमंत्री था जो 26/11 के अगले दिन होटल ताज में अपने बेटे को लेकर पहुंचा था और कहा था पिक्चर बनाना है, फिल्म की शूटिंग करनी है, ऐसा ही सेट बनाना है। याद है वो कौन सा मुख्यमंत्री था? उनके बेटे भी एक्टर हैं। जो सवाल किया है क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, फर्क है ना, नहीं क्यों नहीं जाएंगे, जवाब ही तो दे रहा हूं। जब देखिए इन्होंने कहा कि संख्या जो डेड है उनकी संख्या क्यों नहीं पता है गृह मंत्री को। आपने महर्षि साहब जो कि होम सेक्रेटरी है उनके बयान को सुना। होम सेक्रेटरी ने कहा कि जब कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो रहा है, जब बॉडीज रिकवर हो रही है, एग्जैक्ट संख्या कोई भी कैसे दे सकता है। जब 24 किलोमीटर के पेरीमीटर को कोम्ब किया जाएगा तब एग्जैक्ट संख्या बताई जा सकेगी। गृह मंत्री दूसरी बात हो गया, कहते हैं कि ऑपरेशन खत्म हो गया तो सवाल बनता है ना, संबित बनता है कि नहीं बनता है? कहां मुझे वो ट्वीट दिखा दीजिए जहां गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इज ओवर। उन्होंने कहा आई कांग्रेचुलेट दी जवान फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि द ऑपरेशन इज ओवर। आप दिखा दीजिए वे ट्वीट। उन्होंने देखिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि जो कोर एरिया था, जो टेक्निकल एरिया था, वहां तक पहुंच नहीं पाया आतंकवादी। और जवानों के पीठ को थपथपाने में अगर कांग्रेस को इतनी बुराई लग रही है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कह दिया कि भी सैल्यूट द जवान, इतनी परेशानी है, क्यों परेशानी है? ना सिर्फ एक पॉलिटिकल बहस बनाए बल्कि तमाम तकनीकी बारीकियों को भी समझने की कोशिश करें हम। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, 60 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका, अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां चल रहा है। आपको लग रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को एक दूसरी तरीके से हैंडल किया जा सकता था? दिल्ली से माइक्रो मैनेज करने के बजाय वहां पर लोकल जो आर्मी है, जो सेक्टर इंचार्ज है, उनको ये हवाला दिया जा सकता था ये सब देखने के लिए? देखिए, इन किस्म के जो ऑपरेशंस होते हैं उनके 2 पहलू होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक पहलू और एक होता है टैक्टिकल पहलू। टैक्टिकल पहलू पे हमें किसी को ये इजाज़त नहीं है कि उस पर हम टिप्पणी करें अपने अपने ड्राइंग रूम या स्टूडियो में बैठ के। वहाँ पे ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, ट्रेन्ड लीडर्स हैं, वेल इक्विप्ड है, सब कुछ उनको जानकारी है। जिस तरीके से, जिस हालात में, जिस ठंड में वो काम कर रहे हैं उनकी सराहना ही करनी चाहिए। वो बेस्ट एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, उसमें हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक इन्फेंट्री का ऑफिसर रहा हूँ, 40 साल आर्मी में रहा हूँ। अगर मुझसे कोई ये कहता कि दिल्ली से बैठ के कि अब इस तरह हमला कीजिए तो मैं उसको जवाब देता आप दिल्ली में ही खुश रहिए, मुझे अपना हमला खुद करने दीजिए, मेरी अच्छी सिखलाई फौज में हो रखी है। तो इसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस समय लोगों ने अपनी जान दी है इस हरकत को बचाने के लिए। हमारे कोई जहाज़ को कोई डैमेज नहीं हुआ और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। तो इस समय इस बात पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए कि टैक्टिकल बैटल में हम कोई दखल अंदाजी कर सकते हैं। जो बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो बेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठा के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और कुछ मैं फिगर्स में नहीं जाऊँगा, कुछ मिलिटेंट्स मारे गए हैं और कई एक हमारे साथ जवान शहीद हुए हैं, कई एक वुंडेड हुए हैं। उनको हमें सबको इस समय खड़े होकर सल्यूट करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उनकी फैमिली सुखद रहें। जी, अब बात आती है स्ट्रेटेजिक लेवल की। जी, स्ट्रेटेजिक लेवल की जो बात आती है उसमें दिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। उसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का, हमारे सीनियर कमांडर्स का, हमारे सीनियर इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का, इन सब का योगदान बन के एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अब स्ट्रेटेजी किस तरह से बनी, किस तरह से अनफोल्ड हुई, उस पर भी मैं टिप्पणी कई दफ़ा कर चुका हूँ परसों से और दोबारा कर देता हूँ कि जिस तरह से खबरें निकल रही हैं उस किस्म से लगता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कुछ कमज़ोरियाँ शायद हो सकती हैं।
हमें बाहर से बैठ के इस पर भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ये पूरी बातें सामने। अभी तो खबरें निकल रही हैं कि साहब एसपी की गाड़ी पकड़ के आ गए, एसपी ने शायद उनको मदद की, फलाने ने ये किया, पहले 12 घंटे पहले खबर थी, किसी नाले के जरिए आए, ये पहले से ही अंदर बैठे हुए थे। ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें आ रही हैं। तो इस किस्म की खबरें कॉन्फ्लिक्टिंग आती रहेंगी जब तक कि पूरा खुलासा नहीं हो जाएगा, जब तक कि हर एक चीज़ का सीक्वेंस इवेंट्स नहीं बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी बात जो हमें माननी पड़ेगी वो ये है कि बॉर्डर से ये क्रॉस करके आए हैं और बॉर्डर से क्रॉस करने में इनकी सहायता मदद किसने की है। आपने बजरंगी भाईजान सिनेमा भी देखा होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कि बॉर्डर क्रॉस करते समय दोनों सेनाओं ने कोई ना कोई उसको अवश्य पकड़ लेता है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल खास तौर से इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं कर सकते आप पार। तो इसमें आप सुन लीजिए, इसमें आप सुन लीजिए जरा एक मिनट। इसमें पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनकी बिना मदद के ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट की शायद कमी रही होगी, थर्मल इमेजेस की कमी रही होगी, वो बात अलग है। लेकिन बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि बिना पाकिस्तान के रेंजर्स और सेना की मदद के ये पार नहीं कर सकते थे। सो टू दैट एक्सटेंट पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स का इसमें हाथ अवश्य है। अब ये किस समय किस लफ्ज़ों में हमारी सरकार पब्लिकली कहती है या पाकिस्तान से कहती है, वो अब आगे चल के देखना पड़ेगा। उस पर भी कई दफ़ा वाद विवाद हो चुका कल से आज तक। लेकिन बात आती है कि टॉक्स के बारे में। जी जी लेफ्टिनेंट, जो तर्क दिया जा रहा है कि टॉक्स के बारे में देखिए ऐसा है कि इस समय टेररिज्म एक बिल्कुल महत्वपूर्ण बात, इस हमले के बाद ये जता दिया है बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा से इससे कि पहले कि फॉरेन सेक्रेटरीज बात करें, मैं समझता हूं कि टेररिज्म को विद इन द नेक्स्ट 2-3 डेज एड्रेस करना जरूरी है। और हमारे पास वेल टेबुलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए कि ये हरकत पठानकोट में किस तरह से हुई और ये डॉकेट करके पाकिस्तान को प्रेजेंट करनी चाहिए। जी, इस बीच कश्मीरी अलगाववादी आतंकी गुटों के संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पठानकोट में हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले ली है। पाकिस्तान के डॉन अखबार के हवाले से यह खबर मिल रही है। डॉन के मुताबिक यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के प्रवक्ता सैयद सदाकत हुसैन ने बताया है कि पठानकोट एयरबेस हमले को नेशनल हाईवे स्क्वाड के मुजाहिदीन ने अंजाम दिया। इसका मकसद भारत को संदेश देना है कि कश्मीरी लड़ाके भारत में किसी भी संवेदनशील इलाके पर हमला कर सकते हैं। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल कश्मीर में अलगाववाद फैलाने वाले 12 से ज्यादा आतंकवादी गुटों का संगठन है, जिसका मुखिया सैयद सलाउद्दीन है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आपने एक खबर सुनी, सैयद सलाउद्दीन को हम सब जानते हैं। ऐसे में इस पूरी घटना को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने भी इस घटना के बाद ये जताने की कोशिश की है कि क्या प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा से पाकिस्तान में एक तबका है जो खुश नहीं है। जी बिल्कुल, ये खबरें शुरू में ही आई थी। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाहौर गए थे, उसी दिन से ये खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद के जो लीडर्स हैं और जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स के लीडर्स हैं, उन्होंने सफ़ा सफ़ा कहा कि हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं कि नवाज शरीफ ने इनको एंटरटेन किया, इनको इनवाइट किया, इनकी यहाँ खातिर की। तो उसी दिन मालूम चल गया था कि ये एलिमेंट्स जो कि आईएसआई के अम्ब्रेला में रहती हैं, जिनको आईएसआई सपोर्ट करती है, जिनको आईएसआई गाइड करती है। हाफिज सईद को आप लोग सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, एलईटी जैश ए मोहम्मद को हम लोग सब जानते हैं, आप भी जानती हैं। देखिए, इन सब का जो फंडिंग होता है, ट्रेनिंग होती है, इक्विपिंग होती है, रिहर्सल्स होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, हैंडलर्स होते हैं, उन सब में आईएसआई का हाथ रहता है। तो और आपको ये भी मालूम है कि वर्ल्ड लीडर्स ने ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जाए, इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। हाफिज सईद के ऊपर तो एक 10,000 डॉलर्स की कोई वो भी रखी गई थी। तो मैं समझता हूं कि इसके बावजूद भी ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं खुलेआम। क्या पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि हाफिज सईद कहाँ हैं? क्या पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि इनके हैंडलर्स कहाँ बैठे हैं? अगर वो वाकई चाहते हैं इनको रेन इन किया जाए तो इनको पकड़ना इतना कठिन नहीं है। लेकिन वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। ओसामा बिन लादेन भी तो इनके बगल में बैठे रहते थे। जो आप बात कह रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कह रहे हैं, वो
उससे जुड़ा मेरा सवाल है, जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के यात्रा पर गए, नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की जब वो काबुल से देश लौट रहे थे, जब हमको मालूम है कि एक तबका है पाकिस्तान में ऐसा जो इसे वेलकम नहीं करेगा, भले ही नवाज शरीफ ऑन द फेस कुछ भी कहते रहे, ऐसे में हमें क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट नहीं होना चाहिए था ताकि हम एक पठानकोट को अवॉइड कर सकते थे या फिर उसको होने से रोक सकते थे? आप मुझे पूछ रहे हो? जी, एक बात ये है कि हमें इंटेलिजेंस तो बहुत अच्छी थी और इससे बेहतर। जी अंबर सेन जी, आपसे सवाल है, कर रहे हो आप क्या? जी जी, देखिए आपको अगर पीस चाहिए ना तो जो भी देश का लीडर है उसको कुछ रिस्क तो लेना ही है ना। मैं आपको याद दिला दूं, कैंप डेविड कब हुआ था? जब इजिप्ट के जब वो राष्ट्रपति थे सदात, वो चले गए इजराइल, उन्होंने भी तो रिस्क लिया था। तो हमारे प्रधानमंत्री ने रिस्क लेके गए हैं लाहौर, और अभी देखना है कि उससे कुछ अच्छी निकलेगी या ऐसी खराब निकलेगी। और दूसरी चीज मैं बोलने मांगता हूं कि हम लोग यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि ऑपरेशन इतना क्यों टाइम लगा जी। ये आप लोग को शायद याद रखना चाहिए कि पठानकोट एयरबेस की सरकमफ्रेंस 26 किलोमीटर है और उसको पूरा क्लियर करने इतना घंटे तो लगेंगे। कोई स्पेशल फोर्सेस या आर्मी, कोई देश दुनिया में कोई देश में है जो या 3 घंटे में ये साफ कर दें। और दूसरी चीज हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल क्यों हुआ। सक्सेसफुल हुआ क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट सब अभी तक ठीक हैं। वहां आई थिंक जनरल साहब ने बताया कि वहां जो प्लेन्स हैं, मिग्स हैं, वो अभी तक उसमें कोई नहीं डैमेज हुआ है। तो ऐसे तो मुझे तो लगता है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सब ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल कभी नहीं होता है।